हेलो एवरीवन, आई एम रजत एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10th। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर नंबर 7 विच इज आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को बहुत इजी लैंग्वेज में समझेंगे। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और फ्रेंड्स, इस चैप्टर की मैंने जितनी भी स्लाइड्स बनाई हैं, इन सब की पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो वहां से आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज डेमोक्रेसी? सो देखो, चैप्टर का नाम है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो आउटकम्स क्या होता है फ्रेंड्स? आउटकम्स मतलब रिजल्ट। ओके, सो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी के बारे में हम क्लास 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं। सो डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र। सो डेमोक्रेसी वर्ड का लिटरल मीनिंग है पीपल्स रूल, मतलब लोगों का राज। सो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है, इलेक्ट की जाती है। ओके, सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट of the people, by the people and for the people. Okay, so democracy is a better form of government when compared to other form. So democracy एक better form of government है अगर हम इसे दूसरी other form of government से compare करें। So other form of government का example क्या हो सकता है? For example monarchy, या फिर कोई मिलिट्री रूल, मिलिट्री डिक्टेटरशिप, एंड यहाँ पे या फिर एग्जाम्पल हो सकता है थियोक्रेसी। सो ये जो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये डेमोक्रेसी से बेटर क्यों नहीं है? वाई डेमोक्रेसी इज द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? क्योंकि फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे या तो कोई सिंगल पर्सन रूल है, कोई एक बंदा रूल कर रहा है कंट्री पर, जैसे एग्जाम्पल हो सकता है मोनार्की, डिक्टेटरशिप। सो यहाँ पे एक पर्सन का रूल है, या फिर यहाँ पे कोई फ्यू पर्सन, कुछ लोग यहाँ पे कंट्री को गवर्न कर रहे हैं, लाइक इन द एग्जाम्पल ऑफ थियोक्रेसी। सो फ्रेंड्स देखो, डेमोक्रेसी में क्या है? डेमोक्रेसी है पीपल्स गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों द्वारा चुनी जाती है। सो दैट्स द रीजन व्हाई डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो इट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर टू अदर फॉर्म्स। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स, व्हाई डेमोक्रेसी इज बेटर? सो क्यों, व्हाई डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? सो इसके क्या क्या रीजंस है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। सो फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी सिटीजन्स के अमंग इक्वालिटी प्रमोट करती है। कैसे फ्रेंड्स? देखो, डेमोक्रेसी का ये एक फीचर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। सो इसमें 18 ईयर्स या उससे ज्यादा की एज के जितने भी सिटीजन्स हैं, दे ऑल कैन वोट, दे कैन चूज देयर लीडर्स। ओके, सो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जितने भी सिटीजन हैं, चाहे वो एक 18 ईयर्स एज यूथ हो, चाहे वो एक 70 ईयर्स ओल्ड मैन हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, वो रिच हो या पुअर, दे ऑल कैन वोट एंड चूज देयर लीडर्स। सो फ्रेंड्स, दिस शोज दैट डेमोक्रेसी प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग द सिटीजन्स। ओके, और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर मोनार्की या डिक्टेटरशिप की बात करें, जैसे कि हमने क्लास 9th में नाजिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जर्मनी में यहाँ पे नाजीज को, जो नाजी थे, उनको बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। सो दैट शोज दैट इन डिक्टेटरशिप एंड मोनार्की दिस डजंट प्रमोट इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। सो डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। ओके, देन इट इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। सो इंडिविजुअल की डिग्निटी क्या होती है फ्रेंड्स? कि उसे इक्वल राइट्स मिले, उसे सोसाइटी में किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ना फेस करना पड़े। सो यही सब यहाँ पे हम जानते हैं। मान लो किसी इंडिविजुअल, किसी सिटीजन के जो राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर वो वायलेट हो रहे हैं, सो वो कोर्ट जाके उनके खिलाफ लड़ सकता है। ही कैन गेट हिज राइट्स। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। अगर उसे किसी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं करना पड़ेगा, और अगर इफ ही इज डिस्क्रिमिनेटेड, वो कोर्ट जा सकता है, उसके खिलाफ लड़ सकता है। सो दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। जबकि मोनार्की और डिक्टेटरशिप में एक इंडिविजुअल की डिग्निटी को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, इट इज नॉट इनहेंस्ड। ओके, देन थर्ड, improves the quality of decision making. So democratic form of government में जो भी decisions होते हैं, जो भी laws, पॉलिसीज लाई जाती हैं, वो कलेक्टिवली लाई जाती हैं। सो दैट्स व्हाई द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग इज वेरी गुड। सो देखो, इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प समझते हैं फ्रेंड्स। देखो, फॉर एग्जांपल कोई एक लॉ पास हो रहा है। सो जो भी लॉज है, सबसे पहले तो वो पार्लियामेंट में, जो लोकसभा एंड राज्यसभा है, उसमें वोटिंग होती है, और जो मेजोरिटी, जो मान लो मेजोरिटी कह रहे हैं यस दिस लॉ शुड बी पास्ड, सो वो तब जाके वो लॉ पास होता है, सैंक्शन होता है। ओके, जबकि मोनार्की और डिक्टेटरशिप में क्या होता है? जो भी एक पर्सन है, मान लो किंग है, सो किंग ने जो भी डिसीजन लिया वही यहाँ पे इंप्लीमेंट होता है, उसके अगेंस्ट कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। सो यही यहाँ पे डिफरेंस है मोनार्की, डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में। ओके, सो डेमोक्रेसी में इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो ऑब्वियसली अगर कलेक्टिव डिसीजन लेंगे, अगर बहुत सारे लोग मिलकर किसी डिसीजन को लेंगे, सो ये ऑब्वियसली उस डिसीजन की क्वालिटी को इंक्रीज करेगा, वो डिसीजन अच्छा होगा। ओके, और
और मान लो अगर वो डिसीजन अच्छा नहीं हुआ, मतलब अगर वो लोगों को पसंद नहीं आया अगर वो लॉ, सो वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। ओके, सो ये भी एक फीचर है, इफ द लॉ इज नॉट इन फेवर ऑफ द पीपल दे कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। जैसा कि हमने फ्रेंड्स अभी देखा रिसेंटली, अभी फार्म लॉ जो गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस करे गए थे वो रिपील करे गए। कैसे, देखो यहाँ पे फार्मर्स ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा, नियरली 1 ईयर यहाँ पे दिल्ली एनसीआर के रीजन में फार्मर्स ने उस लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और फिर वो लॉ रिपील करा गया बाय द गवर्नमेंट। सो दिस शोज कि अगर जो भी डिसीजन, जो भी लॉज अगर पास करा गया बाय द गवर्नमेंट, अगर वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, इफ दे आर इट इज नॉट इन द फेवर ऑफ द पीपल, दे कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट। जबकि मोनार्की और डिक्टेटरशिप में प्रोटेस्ट करना, जो भी डिक्टेटर है उसके अगेंस्ट बोलना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है। ओके, सो देन It provides a method to resolve conflicts. So friends, डेमोक्रेसी conflicts को, जो भी मतलब conflicts है उन्हें resolve करने के लिए एक method provide करती है। कैसे फ्रेंड्स? So जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि मान लो किसी पर्सन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है या फिर उसे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, सो ही कैन गो टू द कोर्ट एंड ही कैन फाइट अगेंस्ट इट कि मेरे राइट्स वायलेट हो रहे हैं, मेरे को डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है इन द सोसाइटी। सो दैट्स व्हाई डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। सो जुडिशरी क्या है फ्रेंड्स? जुडिशरी एक डेमोक्रेसी का ये एक पिलर है। हम जानते हैं कि डेमोक्रेसी के टोटल 3 पिलर्स है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ओके, सो दैट्स व्हाई democracy provides a method to resolve conflicts. Okay friends, then fifth, allows room to correct mistakes. So यहाँ पे डेमोक्रेसी एक रूम प्रोवाइड करता है, इसका क्या मतलब है? एक चांस प्रोवाइड करता है मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए। ओके, सो फ्रेंड्स इस पॉइंट को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अभी आपने देखा कि जो फार्म लॉज थे उन्हें रिपील करा गया बाय द गवर्नमेंट, अभी हमने एक एग्जाम्पल भी डिस्कस किया था। सो यहाँ पे जो लॉज थे उसके अगेंस्ट फार्मर्स ने क्या करा? प्रोटेस्ट करा अगेंस्ट द फार्म लॉज इन द दिल्ली एनसीआर रीजन। सो ये भी हमने देखा न्यूज में, 1 साल ही प्रोटेस्ट चला। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं फिर गवर्नमेंट ने जो भी मिस्टेक्स थी उन्हें करेक्ट करा। सो दिस शोज दैट डेमोक्रेसी अलाउज अ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स। जबकि मोनार्की और डिक्टेटरशिप में जो भी डिक्टेटर या किंग द्वारा जो भी डिसीजन दिया है वो फाइनल है, उसके अगेंस्ट कोई भी कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता एंड देयर इज नो चांस ऑफ करेक्टिंग mistakes. Okay friends, so these are the reasons why democratic form of government is a better form of government. Okay, so ये सभी reasons है जिसकी वजह से डेमोक्रेसी एक better form of government है जब हम इसे दूसरी other form of government से compare करते हैं। Okay friends, now let's move forward. So अब बात करते हैं, are these expectations realized under democracies? So when we talk to people around us, most of them support democracy because against other alternatives such as the rule by a monarch और मिलिट्री और रिलीजियस लीडर्स। सो फ्रेंड्स जब हम अपने लोगों से मतलब आसपास हम देखते हैं फ्रेंड्स कि जब हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी को आप सपोर्ट क्यों करते हो, व्हाई यू सपोर्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि ये दूसरे जो अल्टरनेटिव हैं, मोनार्क रूल, चाहे वो मिलिट्री रूल हो, किसी मिलिट्री डिक्टेटरशिप द्वारा रूल हो या कोई रिलीजियस लीडर रूल कर रहा हो, गवर्न कर रहा हो कंट्री को, सो यहाँ पे डेमोक्रेसी इन जो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उससे तो बेटर है, बट इट इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में भी कमियां हैं, इसमें भी ड्रॉबैक्स हैं। ओके, जो ग्राउंड रियलिटी है वो डिफरेंट है। ओके, बट नॉट सो मेनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। जो प्रिंसिपल्स हैं डेमोक्रेसी के और जो प्रैक्टिस में जो डेमोक्रेसी है, इन दोनों में ही डिफरेंस है। ओके, सो यहाँ पे ज्यादातर लोग इससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। सो दे से दैट इट इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज कंपेयर टू द अदर फॉर्म्स। ओके, सो वी फेस अ डायलेमा। सो डायलेमा क्या है फ्रेंड्स? ये एक सिचुएशन है जिसमें मान लो आपके पास 3 ऑप्शन है, सो आप कौन सा ऑप्शन, तीनों ही मान लो खराब है, सो सबसे ज्यादा किसको चूज करोगे? जो सबसे कम खराब है, सो दैट यू विल चूज। सो दैट्स व्हाई ये क्या होता है, ये सिचुएशन है डायलेमा। ओके, व्हेन यू हैव टू चूज 1 फ्रॉम 3 या जितने भी मतलब ऑप्शंस हैं उनमें से सारी अनफेवरेबल हैं, सो जो सबसे कम अनफेवरेबल है आप उसे चूज करते हो। ओके, सो दैट दिस सिचुएशन इज नोन एज डायलेमा। सो लोग ये डायलेमा फेस करते हैं कि डेमोक्रेसी इज सीन टू बी गुड इन प्रिंसिपल। जो प्रिंसिपल्स है डेमोक्रेसी के जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, ये प्रिंसिपल्स तो अच्छे हैं, मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए, जो भी मतलब सबको जस्टिस मिलना चाहिए। सो ये प्रिंसिपल्स तो दे आर सीन टू बी गुड बट दे आर नॉट फेल्ट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस में जो ग्राउंड रियलिटी है डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यहाँ पे दोनों में ही क्या है, डिफरेंस है। इट इज नॉट सो गुड इन दी प्रैक्टिस। ओके,
So friends, this dilemma invite us to think about the outcomes of democracy. So जो dilemma face करते हैं लोग, ये जो situation है जिसमें डेमोक्रेसी को चूज क्यों किया जाता है, क्योंकि दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बेटर है. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स. सो डेमोक्रेसी के जो भी आउटकम्स हैं उसके बारे में सोचने से पहले, उसको और इन डेप्थ जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. यहाँ पे अगर ये बेटर नहीं है, सो इसे बेटर करने के लिए यहाँ पे किसका रोल है, किसका कंट्रीब्यूशन है, हम सिटीजन्स का. ओके, सो इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग. यहाँ पे कंट्री को क्या अचीव करना है कि सारे जो भी जितने भी लोग, जितने भी सिटीजन्स हैं उनमें इक्वालिटी हो, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए. ओके, सो इसे अचीव करने के लिए डेमोक्रेसी एक सिचुएशन क्रिएट करता है. ओके, एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है एंड द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोस कंडीशंस एंड अचीव दोस गोल्स. सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो सिटीजन्स है उन्हें इन एडवांटेजेस का फायदा लेना है और इसे अचीव करना है, इन गोल्स को अचीव करना है. ओके, सो देखो यहाँ पे हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं फ्रेंड्स. सो जैसे कि अभी हमने फार्म लॉस के बारे में डिस्कस किया कि फार्म लॉस को रिपील करा गया बाय द गवर्नमेंट बिकॉज यहाँ पे फार्मर्स ने उस लॉ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया. सो यहाँ पे अगर जो सिटीजन्स है, जो फार्मर्स है, जैसे यहाँ पे इस सिनेरियो में, सो अगर हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे सो वो लॉज हमारे लिए ही है. हम अगर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे सो वो हमारे को ही नुकसान पहुंचाएंगे. ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे सिटीजन्स को ही इसमें, सिटीजन्स का यहाँ पे मेन रोल है. ओके, सो फ्रेंड्स इसका एक और एग्जांपल हो सकता है. फॉर एग्जांपल जब इलेक्शंस होते हैं, सो इलेक्शंस में हम वोट करते हैं, अपने लीडर्स को चूज करते हैं. ओके, सो हर कंस्टिट्यूएंसी से जितनी भी पार्टीज है उनके लीडर्स होते हैं और हमको चूज करते हैं. और जब गवर्नमेंट फॉर्म होती है, सो यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद अगर मान लो कोई लीडर करप्ट हो जाए और अगर वो गलत लॉज अगर इंट्रोड्यूस करेगा पीपल्स के लिए, और अगर वो लॉज पीपल के फेवर में नहीं होंगे, सो हम उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे. सिटीजन्स विल प्रोटेस्ट अगेंस्ट दोज लॉज एंड पॉलिसीज. सो जैसे हमने फार्म लॉस के एग्जांपल में देखा, सो यहाँ पे फार्मर्स ने फार्म लॉस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और फिर गवर्नमेंट ने उन लॉस को रिपील किया. ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे ये कंट्रीब्यूशन है सिटीजन्स के, वोट करना और या गलत लॉस पॉलिसीज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना. सो दीज आर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिटीजन टुवर्ड्स मेकिंग दैट डेमोक्रेसी बेटर. ओके, सो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बेटर बनाने के लिए सिटीजन्स का ये कंट्रीब्यूशन है. ओके, बाय गिविंग वोट्स और प्रोटेस्टिंग. ओके, so friends, now let's move forward. So अब बात करते हैं about the next topic which is the democratic government efficient? Okay, so क्या democratic form of government efficient है? So उसके बारे में डिस्कस करते हैं. So some people think that democracy produces less effective government. So friends, ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट एक आर्ग्यूमेंट है कि डेमोक्रेसी हमेशा एक लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट फॉर्म करता है. मतलब हमेशा एक लेस इफेक्टिव, मतलब कहीं भी कोई भी लॉज लाने हो, पॉलिसीज लानी हो, सो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है. इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. ओके, सो ये एक आर्ग्यूमेंट है. और it is of course true that non-democratic rulers do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about majorities or the public opinion. So यहाँ पे ये obvious सी बात है कि जो non-democratic rulers हैं, मतलब for example dictatorship में या फिर example monarchy में, so जो one person rule है उसमें वो एक person ही सारे decision लेता है. So उसे किसी दूसरे का जो public opinion है उसको, मतलब उसका वो public opinion matter नहीं करता है. ओके, in monarchy और dictatorship. ओके, लेकिन यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में लोगों का ओपिनियन सबसे ज्यादा मैटर करता है और उसी के बेसिस पर यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है. क्योंकि यहाँ पे पार्लियामेंट में जो भी लॉज बनते हैं, जो भी मतलब यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो यहाँ पे पीपल ने ही इलेक्ट करे हैं थ्रू इलेक्शंस. ओके, सो जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी यहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स बैठे हैं पार्लियामेंट में, हु मेक द लॉज एंड पॉलिसीज फॉर द कंट्री, वो सब पीपल द्वारा ही इलेक्ट करे गए हैं. ओके, सो यहाँ पर इट इज ऑफ कोर्स इन असेंबली और वरी अबाउट मेजॉरिटी एंड पब्लिक ओपिनियन, हेंस डिसीजन मेकिंग एंड इंप्लीमेंटेशन इज क्विक एंड इफेक्टिव. सो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर एक पर्सन सारे डिसीजन लेगा सो वो डिसीजन भी क्विक होगा, इफेक्टिव होगा. लेकिन हाउएवर डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन. सो फ्रेंड्स देखो, डेमोक्रेसी की अगर बात करें, सो डेमोक्रेसी में कोई भी अगर लॉ या फिर पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी जाती है, सो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कशन होता है, डिबेट होती है और लोगों का ओपिनियन यहाँ पे मैटर करता है. ओके, लेकिन यहाँ पे अगर हम डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्की की बात करें, सो यहाँ पे वन पर्सन रूल है और वो वन पर्सन का जो भी डिसीजन है वही फाइनल डिसीजन है. उसके अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता. अगर वो डिसीजन, मतलब अगर वो डिसीजन सही, अगर लोगों के फेवर में है, सो दैट इज फास्ट एंड एफिशिएंट. लेकिन अगर वो डिसीजन गलत है, सो उसके अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता. लेकिन डेमोक्रेसी में अगर डिसीजन रॉन्ग है, अगर वो लोगों के फेवर में नहीं है, सो वी कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट. ओके, सो यही यहाँ पे ये एक ड्रॉबैक नहीं है, दिस इज नॉट अ ड्रॉबैक
कि यहाँ पे डेमोक्रेसी में डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होती है, इट इज़ अ क्वालिटी डिसीजन। ओके, लेकिन ऐसा मोनार्की में नहीं है, डिसीजन फास्ट तो है लेकिन उसकी क्वालिटी नहीं है। ओके, उसके अगेंस्ट कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज अबाउट द टॉपिक, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? सो यस, इट इज एफिशिएंट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब बात करते हैं अबाउट द मोस्ट बेसिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट व्हाट आर द मोस्ट बेसिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो यहाँ पे फ्रेंड्स मोस्ट बेसिक आउटकम्स का क्या मतलब है कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या आउटकम्स हैं, क्या क्या फीचर्स हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट फीचर इज अकाउंटेबल। सो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट होनी चाहिए। अकाउंटेबल मतलब कोई भी एक्शन या कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट लेती है उसके लिए वो सिटीजन्स को आंसरेबल है। वहाँ पे सिटीजन कोई भी पूछेगा कि यहाँ पे ये डिसीजन गलत है या फिर ये डिसीजन गलत है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट उसके लिए आंसरेबल है। ओके, सो एंड सेकंड इज रिस्पॉन्सिव। सो ऑब्वियसली ये भी सेम ही है कि वो उसको रिस्पॉन्स दे सिटीजन्स को। ओके, देन लेजिटिमेट। सो लेजिटिमेट मतलब गवर्नमेंट के पास सिटीजन्स का ट्रस्ट हो कि यस दिस इज माय गवर्नमेंट, यहाँ पे गवर्नमेंट किसी टाइप की डिक्टेटरशिप ना करे। ओके, सो दिस इज नोन एज लेजिटिमेट। नाउ फ्रेंड्स लेट्स डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं विद द अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। So citizens have the right to choose their leaders and take part in decision making. So friends हम जानते हैं accountable मतलब answerable. So यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो जो भी decisions ले रही है, जो भी actions कर रही है उसके लिए वो citizens को answerable है और they can take part in decision making. So decision making में पार्ट लेना मतलब देखो यहाँ पे मान लो पार्लियामेंट में कोई भी लॉ इंट्रोड्यूस हुआ है या कोई भी यहाँ पे पॉलिसी यहाँ पे लाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा। सो यहाँ पे अगर वो पॉलिसी लोगों के फेवर में नहीं है तो हम उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं और यही है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेना फॉर दी सिटीजन्स। ओके, एंड दे ऑलवेज ऑब्वियसली दे कैन हैव द राइट टू चूज देयर लीडर्स। जैसे इलेक्शंस में हम अपने लीडर्स को चूज करते हैं। ओके, देन citizens have the right to know whether a decision was taken following the proper procedure and norms. So यहाँ पे citizens के पास right है कि वो इस पूरे प्रोसेस को एग्जामिन कर सकें कि क्या ये जो डिसीजन लिया गया है ये प्रॉपर जो भी यहाँ पे मतलब जो भी प्रॉपर प्रोसीजर है उसको फॉलो करके लिया गया है। सो यहाँ पे सिटीजन के पास ये राइट है और इसी को हम कहते हैं फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंसी। ओके, सो ये भी अकाउंटेबल का ही एक सब टॉपिक है, ट्रांसपेरेंसी। फ्रेंड्स ट्रांसपेरेंसी क्या होता है? देखो, अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू करेक्ट प्रोसीजर। सो यहाँ पे अगर सिटीजन को फाइंड करना है कि यहाँ पे ये जो भी डिसीजन या जो भी यहाँ पे लॉ पास करा गया है क्या इसमें प्रॉपर जो नॉर्म्स है, जो प्रॉपर प्रोसीजर है, क्या वो फॉलो किया गया है। सो इसके she or he has the right and the means to examine the process of decision making. Okay, and this is known as transparency. So transparency मतलब जानते हैं transparent मतलब जब कुछ भी छुपा ना हो। Okay, this factor is often missing from a non-democratic government. So ये factor जो non-democratic form of government होती हैं like dictatorship, मोनार्की, सो ये फैक्टर्स में मिसिंग होता है। यहाँ पे जो भी यहाँ पे डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो सिर्फ राजा द्वारा या उस वन पर्सन द्वारा लिए जा रहे हैं या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल द्वारा। सो जो नॉर्मल सिटीजन्स है, जो नॉर्मल पीपल हैं, उनको नहीं पता कि यहाँ पे डिसीजन सही है या गलत है, क्या यहाँ पे प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। ओके, दिस ट्रांसपेरेंसी अनेबल्स अकाउंटेबिलिटी। सो ऑब्वियसली अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसरेबिलिटी। ओके, एंड दिस ट्रांसपेरेंसी ऑब्वियसली अनेबल्स अकाउंटेबिलिटी। ओके फ्रेंड्स, देन सो फ्रेंड्स दिस वॉज अबाउट द अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो किसी भी गवर्नमेंट को हम अकाउंटेबल कब कहते हैं कि वो जो भी डिसीजंस या एक्शंस ले रही है उसके लिए वो सिटीजन्स को आंसरेबल है। ओके फ्रेंड्स, सो हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट ट्रांसपेरेंसी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब बात करते हैं अबाउट द सेकेंड बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी विच इज रिस्पॉन्सिव। सो फ्रेंड्स किसी भी गवर्नमेंट को हम रिस्पॉन्सिव कब कहते हैं कि यहाँ पे जो भी डिसीजंस या मतलब जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा या जो भी लॉ इंट्रोड्यूस करा जा रहा है क्या वो लॉ अगर फेवर में नहीं है लोगों के, सो अगर वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, सो यहाँ पे गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको रिस्पॉन्ड करे। ओके, सो यहाँ पे इसी को हम कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, और ये अकाउंटेबिलिटी से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। ओके, सो रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स द नीड ऑफ द पीपल, सिटीजंस हैव द राइट टू होल्ड आउट प्रोटेस्ट। ऑब्वियसली उनका राइट है कि अगर वो राइट उनके अगर वो लॉ उनके फेवर में नहीं है, सो ही और शी कैन प्रोटेस्ट अगेंस्ट इट, अगेंस्ट द एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। पीपल कैन होल्ड प्रोटेस्ट, organize
ऑर्गेनाइज रैलीज एंड फोर्स गवर्नमेंट टू रिस्पॉन्ड टू देम। ओके, सो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको रिस्पॉन्स करे, नहीं तो यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट, ऑर्गेनाइज रैलीज एंड फोर्स द गवर्नमेंट। ओके, सो फ्रेंड्स नाउ दिस वाज अबाउट द रिस्पॉन्सिव टॉपिक। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब बात करते हैं अबाउट द लेजिटिमेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो फ्रेंड्स, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेजिटिमेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी लीडर होता है, जो गवर्नमेंट होती है, वो पीपल द्वारा ही इलेक्ट की जाती है, चुनी जाती है। ओके, सो यहाँ पे जो सिटीजन्स का जो ट्रस्ट है और एंड द कॉन्फिडेंस वो गवर्नमेंट के पास होता है। ओके, क्योंकि उन्हीं द्वारा वो गवर्नमेंट इलेक्ट की गई है। ओके, सो ऐसी गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? लेजिटिमेट गवर्नमेंट। सो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट एज इट इज इलेक्टेड बाय द सिटीजन्स and enjoys the confidence and trust of the citizens. Okay, then people have the right to choose their rulers and they have control over their rulers. So people के पास right है कि वो अपने rulers को, अपने leaders को choose करे through elections and they have control. अगर यहाँ पे गवर्नमेंट सही से फंक्शन नहीं कर रही है तो सिटीजन उसे रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, सो दे हैव कंट्रोल ओवर देयर रूलर्स एंड लीडर्स। ओके, देन सिटीजन्स कैन पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। सो ऑब्वियसली यहाँ पे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, मतलब मान लो कोई भी लॉ या कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, सो यहाँ पे उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर सकते हैं सिटीजन्स। सो यही होता है डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेना बाय दी सिटीजन्स। ओके, सो फ्रेंड्स, हमने तीनों बेसिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी विच वॉज लेजिटिमेट, अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिव। सो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो अकाउंटेबल हो अपने सिटीजन्स को, रिस्पॉन्सिव हो और लेजिटिमेट हो, दिस गवर्नमेंट इज नोन एज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लेजिटिमेट भी होती है, अकाउंटेबल भी होती है और रिस्पॉन्सिव भी होती है। ओके, सो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ये सब क्या है फ्रेंड्स? दीज ऑल आर द मोस्ट बेसिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। और फ्रेंड्स, यहाँ पे एनसीईआरटी में हमें एक डायग्राम दिया गया है। सो इस डायग्राम में बेसिकली क्या डिस्कस करा गया है कि एक सर्वे करा गया इन दी साउथ एशियन कंट्रीज। सो 5 साउथ एशियन कंट्रीज में सर्वे किया गया। और क्या था इस सर्वे में कि यहाँ पे कितने लोग डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को प्रेफर करते हैं, कितने लोग नॉन डेमोक्रेटिक मतलब डिक्टेटरशिप को प्रेफर करते हैं, और कितने लोगों का ओपिनियन ये है कि दैट डजंट मैटर टू मी, मतलब चाहे वो गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक हो चाहे वो डिक्टेटरशिप हो, दैट डजंट मैटर टू ही और शी। ओके, सो फ्रेंड्स, 5 साउथ एशियन कंट्रीज हैं। फर्स्ट इज बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। ओके, सो इन 5 साउथ एशियन कंट्रीज में ये सर्वे किया गया और इसके क्या क्या रिजल्ट्स थे? दैट डेमोक्रेसी प्रेफरेबल। ये ओपिनियन किसका था कि डेमोक्रेसी प्रेफरेबल है, डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सो बांग्लादेश में 69% पॉपुलेशन का ये ओपिनियन था, इंडिया में 70%, नेपाल में 62% एंड पाकिस्तान में 37 एंड श्रीलंका में 71%। ओके, सो पाकिस्तान में आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा कम परसेंटेज है लोगों की जो डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं। ओके, देन सेकंड क्राइटेरिया इज समटाइम्स डिक्टेटरशिप इज बेटर। सो ये दूसरा ओपिनियन है कि डिक्टेटरशिप ज्यादा बेटर है या वो बेटर है डेमोक्रेसी से। ओके, सो बांग्लादेश में 6% लोगों का ये ओपिनियन था, इंडिया में 9%, नेपाल में 10% एंड पाकिस्तान में 14%। ओके, एंड श्रीलंका में 11%। ओके, देन डजंट मैटर टू मी। सो ये जो क्राइटेरिया है कि दैट डजंट मैटर कि चाहे वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो चाहे वो डिक्टेटरशिप हो। ओके, सो 25% इन बांग्लादेश, 21% in India, 28 in Nepal and 49 मतलब 50% population in Pakistan said that doesn't matter to me कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। श्रीलंका में 18%। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज द सर्वे, दिस इज द डेटा ऑफ द सर्वे। नाउ फ्रेंड्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हमने जितने बेसिक आउटकम्स है डेमोक्रेसी विच वाज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। सो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये उसके बेसिक आउटकम्स हैं। उसके बारे में हमने 1 by 1 इन डिटेल डिस्कस कर लिया। फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसी होती है। सो यहाँ पे डेटा के बेसिस पर हम उसके इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं। सो बिटवीन 1950 एंड 2000, ओके, सो ये डेटा है 1950 से 2000 मतलब 50 ईयर्स का ये डेटा है एंड दिस शोज दैट dictatorship have slightly higher rate of economic growth, however this cannot be the sole reason to reject democracy। so अगर हम यहाँ पे डेटा के हिसाब से देखें तो यहाँ पे 1950 से 2000 में जो जिन कंट्रीज में डिक्टेटरशिप है वहाँ पे ज़्यादा, उन कंट्रीज में ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, वहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। so क्या ये एक रीज़न है जिसकी वजह से हम डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है? फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, क्योंकि एक किसी भी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को यहाँ पे
कैसे हम उसको बेटर कहते हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे ये एक फैक्टर है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगर यहाँ पे डिक्टेटरशिप में ज्यादा अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, सो दिस इज नॉट अ रीजन कि हम यहाँ पे डेमोक्रेसी को रिजेक्ट कर दे, दैट इट इज नॉट अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है। ओके, सो कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग रीजंस। सो यहाँ पे ये नहीं है कि एक कंट्री में डिक्टेटरशिप है इसकी वजह से उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ या डेवलपमेंट हो रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। सो ये यहाँ पे मेन रीजंस हैं। ओके, सो फर्स्ट इज कंट्रीज पॉपुलेशन साइज। सो एक कंट्री की पॉपुलेशन का साइज कितना है, सो ये एक फैक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं इंडिया पॉपुलेशन साइज में वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर आता है, फर्स्ट इज चाइना। सो यहाँ पे इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो कैसे ये इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पे मतलब उसको डिटरमाइन करता है पॉपुलेशन साइज। फ्रेंड्स देखो एग्जांपल लेते हैं किसी स्टेट का, लेट्स से वेस्ट बंगाल, या हम बिहार का एग्जांपल ले लेते हैं। सो हम जानते हैं कि बिहार में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कम है। ओके, अगर हम इसे दूसरे स्टेट से कंपेयर करें। सो क्यों, ऐसा क्यों है? क्योंकि फ्रेंड्स देखो, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी और जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है, रिसोर्स तो इंक्रीज नहीं हो रहा है जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। दैट्स व्हाई यहाँ पे जो रिसोर्सेज है वो अगर सब में आप डिवाइड करोगे, सो हर एक पर्सन को कम रिसोर्सेज मिलेंगे, वो अपने डेली जो उसकी लिवलीहुड के लिए जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो सकेंगी। देखो हमें बेसिक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। अगर एक प्लेट में अगर एक बंदा खाएगा, एक पर्सन खाएगा, सो उसको अच्छे से खा पाएगा खाना, और अगर उसी प्लेट में 10 लोग खाएंगे सो खाने को डिवाइड करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगी सो ज्यादा पर्सन में वो रिसोर्सेज क्या होंगे, डिवाइड होंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगी। ओके, सो ये एक फैक्टर है। देन सेकेंड, ग्लोबल सिचुएशन। सो ग्लोबल सिचुएशन मतलब उस कंट्री की ग्लोबल मतलब वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है। जैसे अभी हम देख रहे हैं करंट एक एग्जांपल है, रशिया यूक्रेन में अभी वॉर चल रहा है। सो यहाँ पे दोनों कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट है। सो रशिया, यहाँ पे रशिया की जो, जैसे हम जानते हैं कि जो करेंसी है रशिया की रूबल, उसकी वैल्यू बहुत गिर रही है। क्यों? क्योंकि इसके बहुत से रीजन हो सकते हैं, जैसे यूएसए ने और बहुत सी यूरोपियन कंट्रीज ने यहाँ पे बहुत सी इकोनॉमिक लिमिटेशंस लगा दी हैं, जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है रशिया की बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रही है, उसकी करेंसी गिर रही है। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे उस कंट्री की ग्लोबल सिचुएशन क्या है, ये एक फैक्टर है जो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को यहाँ पे डिटरमाइन करता है। ओके, देन थर्ड इज कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। सो जो दूसरे कंट्रीज है, मान लो एग्जांपल लेते हैं इंडिया का। सो इंडिया का अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ कैसा रिलेशन है। मान लो अगर आपको कोई रॉ मटेरियल लेना है, मान लो कोई भी कंट्री, अगर आपको उससे कोई रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, सो यहाँ पे अगर आप कोई दूसरे कंट्री से लोगे जो यहाँ पे दूर है, मान लो इंडिया को एक रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, अगर वो यूएसए से लेगा, जबकि वो रॉ मटेरियल यहाँ पे आपके नेबरिंग कंट्रीज मान लो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है, सो यहाँ पे पाकिस्तान से लेने में जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस आएंगे वो कम आएंगे अगर हम इसे यूएसए से लेने से कंपेयर करें। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे आपके रिलेशंस कैसे दूसरे कंट्री के साथ, अगर रिलेशन अच्छे होंगे, सो दिस इज ऑल्सो फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ इन अ country. Okay, then however the difference in the rate of economic development between less developed countries and with dictatorship and democracy is negligible. So इन फैक्टर्स को डिस्कस करने के बाद फ्रेंड्स आपको ये समझ आ गया होगा कि एक कंट्री ज्यादा डेवलप्ड है या कम डेवलप्ड है, उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा है या कम है, ये इन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इट डजंट डिपेंड ऑन द फैक्टर कि वहां पे डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है। यहाँ पे क्या फैक्टर्स है मेन रिस्पॉन्सिबल, दीज 3 फैक्टर्स। ओके, सो दिस वाज अबाउट द टॉपिक इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब बात करते हैं इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक विच इज रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। सो फ्रेंड्स बेसिकली अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या यहाँ पे पॉवर्टी रिड्यूस होती है, क्या सिटीजन्स के बीच में इनइक्वालिटी है। सो द रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी इन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो डेमोक्रेसीज आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। सो डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड है। एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यहाँ पे सिटीजन्स में पॉलिटिकल इक्वालिटी है। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब देखो हर सिटीजन के पास राइट टू वोट है, दे कैन वोट एंड चूज देयर लीडर्स, और सबके पास फंडामेंटल राइट्स हैं। सो दिस इज ओनली नोन एज द पॉलिटिकल इक्वालिटी। सो यहाँ पे डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी तो गारंटी करती है, लेकिन डेमोक्रेसी फेल इन रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जो कंट्री में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, जो वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। कुछ लोगों के पास ज्यादातर वेल्थ है जो कंट्री की, और कुछ लोगों के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ओके, सो दिस शोज दैट कंट्री में क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, और डेमोक्रेसी इसे रिड्यूस करने में फेल है। ओके,
सो स्मॉल नंबर ऑफ अल्ट्रा रिच एंजॉय डिसप्रपोर्शनेट शेयर ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सो एक छोटा सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब बहुत कम लोग हैं जो अल्ट्रा रिच है, उनके पास कंट्री की ज्यादातर वेल्थ है एंड दे शेयर ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सो स्मॉल नंबर, बहुत कम लोग हैं। ओके, सो दे एट द बॉटम ऑफ द सोसाइटी हैव डिक्लाइनिंग इनकम एंड अनेबल टू मीट द बेसिक नीड्स। सो बॉटम ऑफ द सोसाइटी मतलब जो पुअर पीपल हैं वो अपनी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जो लिवलीहुड के लिए एक पर्सन को रिक्वायरमेंट होती है कि उसके पास 3 टाइम का फूड हो, उसके पास एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम हो, यहाँ पे बहुत ज्यादातर जो बॉटम है लोग जो सोसाइटी के, दे आर नॉट गेटिंग दीज फैसिलिटीज, क्योंकि यहाँ पे जो वेल्थ है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। कुछ अल्ट्रा रिच के पास ज्यादातर वेल्थ है जबकि पुअर पीपल के पास बिल्कुल भी वेल्थ नहीं है, जबकि उनको उसकी जरूरत भी है। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो डेमोक्रेसी है वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में फेल है, जबकि यहाँ पे कंट्री में पॉलिटिकल इक्वालिटी है। ओके सो फ्रेंड्स, और इसका एग्जांपल हो सकता है इंडिया। सो इंडिया में हम जानते हैं कि कितने यहाँ पे लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी कितना पुअर है, वो पॉवर्टी लाइन के भी नीचे है। इसके बारे में हमने क्लास 9th में भी डिस्कस किया था। और यहाँ पे एक स्मॉलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी बहुत ज्यादा रिच है एंड दे आर गेटिंग रिच डे बाय डे, जबकि जो पुअर है वो और पुअर होते जा रहे हैं। अभी हमने जैसे देखा कि लॉकडाउन हुआ, सो लॉकडाउन में जो पुअर पीपल थे उनकी नौकरी चली गई, जिसके वजह से उन्हें और सफर करना पड़ा, जबकि जो रिच गाय हैं वो और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, उनका बिजनेस ग्रो हो रहा है। ओके, सो दिस शोज द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन दी कंट्री। ओके, सो नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पे फ्रेंड्स एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया गया है, इसमें भी हमें यही समझाया गया है, द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, ये पिज्जा है, और ये पिज्जा क्या यहाँ पे दिखा रहा है, दिस इज द वर्ल्ड वेल्थ, मतलब जो पैसा है। सो यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो यहाँ पे 50% पॉपुलेशन है, ये क्या दिखा रहा है, दिस इज द 50% पॉपुलेशन, मतलब जो ज्यादातर पॉपुलेशन है उसके पास वेल्थ का इतना सा शेयर है। देखो पिज्जा का सिर्फ इतना पार्ट है, जबकि जो ज्यादातर जो वेल्थ है वो सिर्फ 2% पीपल के पास है। जो रिच पर्सन है उनके पास ज्यादातर वेल्थ है वर्ल्ड की। ओके, जबकि जो ज्यादातर जो पुअर पीपल है, जो बॉटम है सोसाइटी में जो लोग हैं, दे आर गेटिंग अ वेरी लेस शेयर ऑफ द वेल्थ। ओके, सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एकोमोडेशन और सोशल डाइवर्सिटी। सो फ्रेंड्स सोशल डाइवर्सिटी क्या होती है? सोशल डाइवर्सिटी मतलब एग्जांपल लेते हैं इंडिया का। सो इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग साथ मिलकर रहते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के लोग मिलकर रहते हैं। सो दिस इज ओनली नोन एज द सोशल डाइवर्सिटी। ओके, सो डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू एकोमोडेट डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स क्या मिलकर रह सकते हैं एक साथ? सो इसका आंसर है यस, डेमोक्रेसी इज बेस्ट सूटेड टू, मतलब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट है एक ऐसे कंट्री के लिए जहां पे डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं। ओके, सो इट कैन एकोमोडेट डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ओके, सो इट डेवलप सर्टेन मैकेनिज्म टू रिड्यूस द टेंशन बिटवीन वेरियस सोशल डिविजन्स। सो जो भी डिफरेंट डिफरेंट सोशल डिविजन्स हैं, जैसे अलग अलग कास्ट के लोग हैं, बैकवर्ड क्लासेस, देयर आर माइनॉरिटीज। सो यहाँ पे अगर किसी एक स्पेसिफिक सोशल ग्रुप को अगर डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, सो यहाँ पे मैकेनिज्म है लाइक दी, वो जस्टिस के लिए कोर्ट जा सकता है। सो दिस इज अ मैकेनिज्म जिससे यहाँ पे जो भी टेंशंस हैं वो यहाँ पे रिजॉल्व हो सकती हैं, सॉल्व हो सकती हैं एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ओके, इसीलिए यहाँ पे डेमोक्रेसी क्या है, बेस्ट सूटेड है यहाँ पे किसके लिए? सोशल ग्रुप्स के लिए एकोमोडेट होने के लिए। ओके, सो नॉन डेमोक्रेटिक रेजाइम्स टर्न अ ब्लाइंड आई टू और सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस। सो जो नॉन डेमोक्रेटिक रेजाइम्स होते हैं, जैसे एग्जांपल डिक्टेटरशिप, मोनार्की, सो ये जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं, इनमें यहाँ पे जो सप्रेस इंटरनल सोशल डिफरेंसेस, जो डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग हैं उन्हें सप्रेस किया जाता है, वो इसे बढ़ावा देते हैं कि यहाँ पे लोगों के बीच में टेंशन क्रिएट होनी चाहिए जो अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं। सो यहाँ कहाँ होता है ये? नॉन डेमोक्रेटिक रेजाइम्स में, जबकि डेमोक्रेसी में ये प्रॉस्पर होते हैं, यहाँ पे सब साथ मिलकर रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया। Okay, so ability to handle social differences, divisions and conflicts is thus a definite plus point of democratic regime. So obviously ये democratic form of government का ये advantage है कि उस country में जो भी different different social groups हैं उनके बीच में कोई भी difference नहीं होता है, they all live together and there is no conflict, और अगर एक कोई भी conflict होता है so there is a mechanism to solve them. Okay, so this was about this topic, that accommodation of social diversity in a democratic form of government. Friends, now let's move forward. So अब बात करते हैं about the two condition in order to achieve this outcome. So जो outcome है, outcome क्या है कि यहाँ पे एक country में सब मिलकर रहे, social diversity हो, और यहाँ पे इसके लिए क्या दो basic outcomes हैं. Okay, so first is it is necessary to understand
दैट डेमोक्रेसी इज नॉट सिंपली रूल्ड बाय द मेजॉरिटी ओपिनियन। सो इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी का ओपिनियन है, फ्रेंड्स हम जानते हैं कि कोई भी लॉ कैसे पास होता है, जैसे जो भी मतलब पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, सो जो मेजॉरिटी का आंसर अगर येस है तो तब वो लॉ पास होता है। सो यहाँ पर मेजॉरिटी का ओपिनियन मैटर करता है एक डेमोक्रेसी में, लेकिन द मेजॉरिटी ऑलवेज नीड टू वर्क विद द माइनॉरिटी। एक मेजॉरिटी को हमेशा माइनॉरिटी का क्या ओपिनियन है उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यहाँ पे माइनॉरिटी को सप्रेस नहीं करना चाहिए, उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। ओके, सो ये भी क्या एक प्रिंसिपल है यहाँ पे डेमोक्रेसी का, जबकि ग्राउंड पे क्या रियलिटी है दैट इज डिफरेंट। ओके, it is also necessary that the rule by the majority doesn't become rule by the majority community in terms of the religion or race or linguistic group। so यहाँ पे majority group का क्या opinion है वो यहाँ पे मैटर करता है, लेकिन यहाँ पे majority community, मान लो इंडिया में हिंदू ज्यादा है, so यहाँ पे majority community का रूल ये गलत है कि यहाँ पे दूसरे जो मान लो मुस्लिम्स है, ये माइनॉरिटी है, इन्हें बिल्कुल डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है सिर्फ उसी को सारी मतलब उन्हीं को सब जो भी फैसिलिटी है सब उन्हें ही मिले। यहाँ पे जो दूसरी जो माइनॉरिटीज हैं, जो छोटे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, उन्हें भी यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये भी क्या है कि यहाँ पे जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी यहाँ पे डजंट बिकम रूल बाय द मेजॉरिटी कम्युनिटी। सो मेजॉरिटी कम्युनिटी का रूल नहीं बनना चाहिए एक डेमोक्रेसी में। ओके, जबकि मेजॉरिटी का जो ओपिनियन है दैट मैटर्स। Okay friends, so these were the two conditions in order to achieve this outcome, which is the accommodation of social diversity. Okay friends, now let's move forward. So अब बात करते हैं about the dignity and freedom of citizens. So friends, अब हम बात करेंगे कि जो भी डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो सिटीजन्स होते हैं, क्या उन्हें फ्रीडम मिलती है या यहाँ पे क्या उनके पास उनकी डिग्निटी का ख्याल रखा जाता है। तो यहाँ पे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। सो अगर हम डेमोक्रेसी को दूसरी फॉर्म से कंपेयर करें, लाइक डिक्टेटरशिप या फिर हो सकता है मोनार्की, सो यहाँ पे सिटीजन्स को ज्यादा डिग्निटी, ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो वोट कर सकते हैं, अपने लीडर को चूज कर सकते हैं। सो दिस इज ओनली नोन एज द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। सो डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर। सो डेमोक्रेसी इनसे भी आगे है जो दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इन किसमें, इफ वी टॉक अबाउट द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। ओके, सो अब फ्रेंड्स यहाँ पे डिग्निटी एंड फ्रीडम सिटीजन्स में हम सबसे पहले बात करते हैं वुमेन्स की डिग्निटी के बारे में। ओके, सो डिग्निटी ऑफ केस ऑफ डिग्निटी ऑफ वुमन। So most societies across the world were historically male dominated societies. So friends, हम जानते हैं कि अगर हम मतलब पहले की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, so यहाँ पे ज़्यादातर सोसाइटीज़ क्या होती थी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़। मतलब यहाँ पे मेल पे ज़्यादा पावर होती थी, मेल का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता था। ऐसी सोसाइटीज़ को हम कहते हैं मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज़। जितने भी पॉलिटिकल अफेयर्स है उसमें मेल का ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता था। ओके, सो ज़्यादातर हिस्ट्री में ऐसी सोसाइटीज़ होती थी। ओके, लेकिन क्या ये सही है? नहीं। ओके, सो स्ट्रगल by women created some sensitivity today that respect and equal treatment of women ingredients has become a democratic society are necessary. So यहाँ पे men और women they are equal. Women को भी equal right मिलने चाहिए, उन्हें भी equal opportunities मिलनी चाहिए, उन्हें किसी भी टाइप का discrimination face नहीं होना चाहिए। ओके, सो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में यहाँ पे मेल और फीमेल ये दोनों इक्वल हो, ये एक नेसेसरी इंग्रेडिएंट बन चुका है। ओके, सो स्ट्रगल बाय दी वुमन, वुमन अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करने लगी है आजकल, और यहाँ पे वुमन को रिजर्वेशन भी दिया जाता है बहुत सी जॉब्स में। सो दैट्स व्हाई दिस यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिए गए हैं इन द डेमोक्रेटिक सोसाइटी सो दैट यहाँ पे वुमन का भी स्टेटस अपलिफ्ट हो सके, जबकि दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता था। ओके, सो मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज अर्लियर वर मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो अब बात करते हैं स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ कास्टिज्म इन डेमोक्रेसी। ओके, सो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि इंडिया में कितनी डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग रहते हैं, कितने डिफरेंट कास्ट के लोग रहते हैं मिलजुल कर। ओके, सो यहाँ पे क्या व्हाट आर द स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ कास्टिज्म। कास्टिज्म क्या होता है? जब किसी स्पेसिफिक ग्रुप को, किसी स्पेसिफिक सोशल ग्रुप को डिस्क्रिमिनेट किया जाए उनकी कास्ट के बेसिस पर या उनके कलर के बेसिस पर, उनके रेस की बेसिस पर। ओके, सो दिस इज नोन एज कास्टिज्म। ओके, सो डेमोक्रेसी में कास्टिज्म को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो इन इंडिया डेमोक्रेसी हैज स्ट्रेंथन्ड द क्लेम्स ऑफ द डिसएडवांटेज्ड एंड डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट फॉर इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सो हम जानते हैं कि जो यहाँ पे जो डिफरेंट कास्ट है, जैसे जो माइनॉरिटीज हैं, उनके राइट्स को अपलिफ्ट करने के लिए, उनका स्टेटस अपलिफ्ट करने के लिए बहुत से प्रोविजन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं और गवर्नमेंट ने भी बहुत सी पॉलिसीज लाई है। ओके, सो फॉर
डिस्क्रिमिनेटेड कास्ट, जो डिसएडवांटेज्ड कास्ट हैं उनके फॉर प्रोवाइडिंग देम इक्वल स्टेटस। ओके, सो इसका एक एग्जांपल हो सकता है रिजर्वेशन। सो गवर्नमेंट द्वारा रिजर्वेशन में क्या होता है, जॉब्स में यहाँ पे कुछ स्पेशल सीट्स अलॉट की जाती है इन माइनॉरिटीज के लिए, इन सोशल ग्रुप्स के लिए जो डिस्क्रिमिनेट किए जाते हैं। ओके, सो रिजर्वेशन इन जॉब्स एंड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, देन constitutional provision for safeguarding the interest of minorities, weaker section and backward classes। तो जो minorities हैं, जो backward classes हैं, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से प्रोविजन बनाए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो है रिजर्वेशन, और यहाँ पे आर्टिकल 29 में बहुत से माइनॉरिटीज के जो भी रेस, जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए आर्टिकल 29 में भी प्रोविजन बनाया गया है। ओके, और हम जानते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब है, उनके लिए भी एक्ट लाया गया है। ओके, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन बनाए गए हैं माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, उनका स्टेटस अपलिफ्ट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, सो दिस वाज अबाउट दिस टॉपिक, steps taken to reduce the effect of casteism in democracy. Okay, so now let's move on. So friends, from this topic we came to an end to our chapter outcomes of democracy. So friends, इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स थे, हमने हर एक टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा। So that's all for this video. I will be coming back with the next chapter of social studies, which is chapter number 3, money and credit of the economics. Okay, so till then, take care. Thanks for watching.